आज से ठीक 39 बरस पहले की बात कर रहे हैं, जिसके जख्मों को आज तक भोपाल नहीं भर पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस 2 और 3 दिसंबर की काली रात की, जो अमावस की काली रात से भी ज़्यादा काली रात थी। वो आपको बताएं, जब हजारों मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गई थी। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आइए दिखाते हैं इस पर खास रिपोर्ट। साल था 1984, महीना था दिसंबर का, और तारीख की बात कर रहे हैं तो 2 और 3 दिसंबर की रात पता नहीं कितनी मासूमों की ज़िंदगी ले गया। जो उस दिन बचे, उनकी आज तक की पीढ़ी अपंगता का शिकार हो गई। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड की, जिसने हज़ारों जानें ले ली और लाखों को अपंग कर दिया। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आखिर इस दिन हुआ क्या था। तो बताएं, 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हो गए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने में भिन्नता है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 यानी 3787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल संबंधित बीमारियों से मारे गए लोगों की भी बात करें तो रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए लोग थे और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या 38,478 थी। 3,900 लोग तो बुरी तरह से प्रभावित हुए एवं पूरी तरह से अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसीलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। इस घटना के पहले का इतिहास आपको बताते हैं। वर्ष 1969 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। साल 1971 में मिथाइल आइसोसाइनेट के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। आपको यह भी बताएं, नवंबर 1974 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण ना तो ठीक हालात में थे और ना ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के और पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी हिंदी माध्यम के थे और उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज़्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। साथ ही MIC को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस गैस का रिसाव कैसे हुआ। तो 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक नंबर 610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पैदा हो गया, जिसके बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके बाद इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया और 45 से 60 मिनट के भीतर ही 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इस घटना से 5,20,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। साथ ही साथ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक थी। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं, 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी और उल्टी, आंखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ। 2,159 लोगों को इस गैस के चपेट में आकर आकस्मिक ही मौत हो गई। 2011 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि की गई, जो कि 3,928 की गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव से होने वाली मृत्यु संख्या 3,787 ही बतलाई गई है। सबसे अहम बात आपको बताएं कि पहले भी रिसाव की घटनाएं इस कंपनी में हुई थी, लेकिन कंपनी ने सुरक्षा के समुचित उपाय फिर भी नहीं किए थे, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा।
इस घटना की याद जब भी आती है घाव हरे भरे हो जाते हैं। जी हाँ, इस घटना की जानकारी भी अगर कहीं से लगती है तो लोगों की रूहें कांप जाती हैं। आपको बताएं, इसमें सबसे ज़्यादा गलती सरकारों की थी, जो उस समय की सरकारें थी, क्योंकि फैक्ट्री के ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। साथ ही साथ इस कंपनी के मालिक की भी गलती थी, जिसने अपनी कंपनी में बतौर कर्मचारियों को और अपने खुद की सुरक्षा के दृष्टि से कोई उपाय नहीं कर रखे थे। बहरहाल देखते हैं आगे वीडियो में आगे की जानकारी। आखिर यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक वारेन एंडरसन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों में कैसे छूट गया? ये सवाल काफ़ी बड़ा था और लोगों के जहन में गूंज रहा था। इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, आप आगे वीडियो को देखिएगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अब आपको बताएं कि आखिर यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक वारेन एंडरसन कैसे इस गिरफ्तारी के बाद कुछ ही घंटों में छूट गया। तो आपको बताएं, सिर्फ छूटा ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बाद सरकारी प्लेन से दिल्ली भी भेजा गया। भोपाल यूनियन कार्बाइड हादसे के वक्त मोती सिंह यहाँ के कलेक्टर थे। उन्होंने हादसे की कहानी भोपाल गैस त्रासदी का सच नामक किताब में बयां किया है। तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कैसे एक चूक से गिरफ्तारी के चंद घंटे के बाद ही छूट गया। दरअसल भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी में से 3 दिसंबर की दरमियानी रात जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ। 3 दिसंबर की सुबह तक हजारों लोग काल के गाल में समा गए। भोपाल के अस्पतालों में लाशों की ढेर पड़ी थी। पूरे शहर में त्राहिमाम मचा हुआ था। 6 दिसंबर 1984 को कलेक्टर मोती सिंह को सूचना मिली कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष वारेन एंडरसन और इंडिया के अध्यक्ष केशव महेंद्र और साथ ही प्रबंध संचालक विजय गोखले भोपाल पहुंच रहे हैं। शासन की तरफ से अधिकारियों को इन्हें गिरफ्तार करने के निर्णय की सूचना दी गई। साथ ही यह जानकारी भी कलेक्टर और एसपी को दी गई कि ये लोग सर्विस फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहे हैं। और उसके बाद एयरपोर्ट ये अधिकारी पहुंच गए। अब यह सूचना आग की तरह फैल गई थी कि एंडरसन भोपाल आ रहा है। इसके बाद मीडिया कर्मियों का जमावड़ा एयरपोर्ट पर लग गया। सभी को बाहर किया गया। इसके बाद अधिकारी रनवे की तरफ गए। वहाँ फ्लाइट पहुँची, सारे रास्ते बंद करवा दिए गए। इसकी वजह से मीडिया कर्मी भी नाराज हुए। अधिकारियों की टीम विमान के करीब पहुंची और कॉकपिट वाले रास्ते से अंदर गए और उसी रास्ते से एंडरसन, महेंद्र और गोखले को लेकर आए। इसके बाद कलेक्टर की कार में इन्हें ले जाया गया। ऐसे में एंडरसन को बीच रास्ते में शक हुआ कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसे में बाद में एंडरसन ने शंका के दौरान कहा कि सामान मेरा कहाँ है और यह पूछने लगा और गाड़ी से उतर गया। इसके बाद कलेक्टर ने कहा, आपका सामान सुरक्षित है और मिल जाएगा। श्यामला हिल्स स्थित यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में लाया गया। गिरफ्तारी के बाद एंडरसन समेत 2 अन्य लोगों को श्यामला हिल्स स्थित यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में लाया गया। गेस्ट हाउस लाकर उन्हें गिरफ्तारी की सूचना दी गई। इसके बाद एंडरसन ने पूछा कि मुझे क्या करना है। अधिकारियों ने उन्हें कहा कि सभी लोग अलग अलग कमरे में रहें और किसी के संपर्क में नहीं रहें। तीनों को अलग अलग कमरे में रखा गया। साथ ही वहाँ पुलिस का पहरा लगा दिया गया। वहीं कंपनी के अन्य अधिकारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर गेस्ट हाउस से निकल गए। 2:30 बजे ही ये छोड़ने का उनको आदेश भी आ गया कि आखिर इन्हें छोड़ना है। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने मीडिया को एंडरसन की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसके बाद पूरे देश में ये खबर चलने लगी। आगे अपनी किताब में मोती सिंह ने लिखा है कि 6 दिसंबर 1984 को 2:30 बजे दोपहर मुख्य सचिव के बुलावे पर सचिवालय स्थित उनके चैम्बर में गया। यहाँ 1-2 अधिकारी पहले से बैठे हुए थे। इसके बाद मुख्य सचिव ने कहा कि बैरागढ़ हवाई अड्डे पर स्टेट प्लेन खड़ा है और एंडरसन को उसी हवाई जहाज़ से तत्काल दिल्ली भेजा जाना है। साथ ही कहा गया कि 3 बजे तक प्लेन हवाई अड्डे से उड़ जाए। वहाँ से कलेक्टर और एसपी एंडरसन के पास पहुँचे और अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। इस पर एंडरसन तैयार नहीं हुआ। साथ ही कहने लगा कि मुझे यहाँ की स्थिति देखना है। हालांकि यह सब दिखावा था। दिखावा इसलिए था क्योंकि एंडरसन की सारी बातचीत ऊपर तक के लेवल में हो चुकी थी और यही बात थी कि वो दिखावा कर रहा था कि मुझे यहाँ की स्थिति देखना है। ऐसे में अधिकारियों ने कहा और जनता को यहाँ जान माल का नुकसान हुआ है, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति में आप बाहर नहीं जा सकते। भोपाल में ज़्यादा देर तक रहना सुरक्षित नहीं है। वह बार बार दिल्ली जाने से मुकरते रहा। इस दौरान उसने अधिकारियों को गैस रिसाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसका मतलब था कि हादसे के बाद भोपाल से उसे सारी जानकारी मिल रही थी। अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे की चर्चा के बाद एंडरसन दिल्ली जाने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद गेस्ट हाउस से एक गुप्त रास्ते के जरिए अधिकारी उसे एयरपोर्ट लेकर गए। साथ ही स्टेट प्लेन से उसे दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया में खबर चलने लगी कि एंडरसन पहुंच गया है। इसके साथ ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि हाँ, एक चूक हम लोगों से हुई थी। जिस कमरे में एंडरसन को गिरफ्तारी के लिए रखा गया था उसमें एक फ़ोन लगा हुआ था। समय की कमी के कारण पुलिस वाले कमरे की जांच सही से नहीं कर पाए थे और उसी टेलीफोन का एंडरसन ने जमकर उपयोग किया और उसी फ़ोन के माध्यम से ही लोगों से बात करके, आला अधिकारियों से बात करके वह बच निकला। अंततः हम उन मासूम लोगों के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे जानकारी आपको मिली या नहीं मिली, कोई सवाल रह गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। हम उस कमेंट में आपका जवाब देंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।